हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी। अब हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये आपका लेवल 2 वालों के लिए है और ये सीरीज है डब्ल्यू। ये आपका फरवरी 2026 में जो एग्जाम लगा था वो क्वेश्चन पेपर है। विच डिबेट इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। डज एन इंडिविजुअल्स बायोलॉजिकली डिटरमाइंड सेक्स, बायोलॉजिकली डिटरमाइंड सेक्स यानी कि मेल या फीमेल, ब्रिंग विद इट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफाइन वन सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर। इसमें पूछा है कि किसी भी व्यक्ति का जो जैविक रूप से निर्धारित जेंडर है यानी कि इंसान मेल है या फीमेल है, वो अपने साथ वो सभी विशेषताएं लाता है जो सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। नेचर नर्चर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस व्यू ऑफ डेवलपमेंट, स्टेबल अनस्टेबल व्यू ऑफ डेवलपमेंट, एंटिटी इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस व्यू ऑफ डेवलपमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सतत या असतत। ठीक है, ये आपका विकास के उस चरण में होता है जहां पे ये चीज देखी जाती है कि विकास अलग अलग चरणों में होता है। ठीक है, विकास जो है वो सतत तो होता है लेकिन अलग अलग चरणों में भी होता है। तो ये है सतत और असतत विकास का सिद्धांत। स्टेबल अनस्टेबल व्यू ऑफ डेवलपमेंट ये होता है आपका कि जो लक्ष्य सिम्टम्स जो होते हैं वो धीरे धीरे बदलते रहते हैं। अभी आपका किसी चीज में जो इंटरेस्ट है वो बड़े होके नहीं रहेगा, तो यहाँ पे भी आपके इस क्वेश्चन को डिफाइन नहीं करता है। दैट इज स्टेबल अनस्टेबल व्यू ऑफ डेवलपमेंट। अभी आप किस चीज को कैसे देख रहे हैं, हो सकता है बड़े होके वो नजरिया चेंज हो जाए। एक होता है एंटिटी एंड इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। ये इस बात को बताता है कि आपकी कैपेबिलिटी जो होती है वो आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जाती है। इसका आपके बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर से कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि योग्यता का अटल और वृद्धिशील दृष्टिकोण, आपकी कैपेबिलिटी ही आपको आगे तक लेके जाएगी। यहाँ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, नेचर नर्चर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि नेचर क्या होता है। नेचर इज योर बायोलॉजिकल फैक्टर। नेचर क्या है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब डायरेक्ट आप मेल है कि फीमेल है, दैट इज योर जैविक लिंग। ठीक है, ये आपके आनुवांशिक फैक्टर होता है, हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं जो आपकी व्यवहार और विशेषताओं को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है नर्चर। नर्चर मतलब परिवेश यानी कि आपका एनवायरनमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड योर नर्चर। इसमें आपके वो सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं जो किसी भी इंसान की आइडेंटिटी को शेप करते हैं। यानी कि होता नहीं है कि समाज जो है वो डिटरमाइन करता है। सीटेट में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना कि समाज के द्वारा निर्धारित जो मेल और फीमेल फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये होता है आपका परिवेश। वापस देखिए, नेचर क्या होता है आपका बायोलॉजिकल, नर्चर क्या होता है आपका एनवायरमेंटल। नेचर मतलब व्यक्ति का जैविक और आनुवांशिक कारक जो हेरिडिटी के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, जो उसके बिहेवियर और उसकी विशेषताओं को निर्धारित करता है। विशेषता मतलब कि होता नहीं है आवाज का भारी हो जाना, लड़कियां जो होती हैं उनमें पीरियड्स का आना, दैट इज ऑल योर नेचर। परिवेश होता है जहाँ पे एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स आते हैं, जहाँ पे किसी भी इंसान के डेवलपमेंट और आइडेंटिटी को शेप किया जाता है। तो ये होता है आपका नेचर नर्चर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे पूछा क्या गया आपसे नेचर जो होता है यानी कि जो बायोलॉजिकल आपकी शेप होती है वो ही क्या करती है, आपके सामाजिक व्यवहार को तय करती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट और सोशल जो समाज होता है और जो एनवायरनमेंट होता है उसकी एक अहम भूमिका आपके व्यवहार को शेप देने में होती है। क्लियर? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज अ मेजर डेवलपमेंट टास्क ड्यूरिंग इज द सर्च ऑफ आइडेंटिटी पर्सनल सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशनल। यहाँ पे पूछा है कीवर्ड अगर आप देखेंगे तो सर्च ऑफ आइडेंटिटी। सर्च ऑफ आइडेंटिटी जो होता है ना दैट कम्स अंडर एडोलेसेंस। किशोरावस्थाई जो होता है जहाँ पे बच्चा जो है वो अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए लड़ता है। हमने एक साइंटिस्ट का नाम सुना है दैट इज एरिक इरिक्सन। जो एरिक इरिक्सन की थ्योरी है उसमें उन्होंने बताया है कि किशोरावस्था जो 12 से 19 साल की एज होती है वो सबसे जो उसमें कैटेगरी हम पढ़ते हैं पहचान बनाम भ्रांति, इंग्लिश में बोलते हैं उसको आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, उसमें क्या होता है बच्चा जो होता है वो अपनी पहचान के लिए एक स्ट्रगल करता है, कंफ्यूज रहता है, वो उस एज में अपनी एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। इसी एज में बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, वो जॉब करने की कोशिश करेगा और जो किशोरावस्था होती है ना इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था वयस्कावस्था के बीच की संक्रमण अवधि। इसी एज में सबसे ज्यादा फिजिकल चेंज होते हैं,
इसी एज में सबसे ज्यादा मेंटल चेंज होते हैं और इसी एज में सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल चेंज होते हैं। हम बोलते हैं ना हार्मोन्स चेंज होते हैं, ये सबसे ज्यादा आपका एडोलेसेंस में होता है। अर्ली चाइल्डहुड होता है आपका 3 से 6, इस एज में बच्चे को अपनी आइडेंटिटी की कोई भी फिक्र नहीं होती है। मिडिल चाइल्डहुड होता है आपका 6 से 12 और मिडिल अडल्टहुड होता है। इन सब में आपको अपनी पहचान के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एडोलेसेंस जो होता है उसमें बच्चा अपने भविष्य और करियर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन ओवर्ट एज वेल एज कवर्ड वेज। रीजन, सोशलाइजेशन इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ आपसे पूछा है कि बच्चे जो होते हैं वो समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जो होता है ना वो सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन एक आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, ये आपकी आजीवन प्रक्रिया होती है जो आपके बर्थ से लेकर के आपकी डेथ तक चलती है। हम कुछ ना कुछ डेली समाज में रह के सीखते हैं, समाज के रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, समाज के मानदंडों को फॉलो करते हैं जो बचपन से शुरू होकर जीवन भर चलता है। क्लियर। अब आप समाज के जो नियम है या समाज के जो कस्टम्स हैं उनको डायरेक्ट भी गेन कर सकते हो और इनडायरेक्ट तरीके से भी गेन कर सकते हो। नेक्स्ट, सोशलाइजेशन इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ द सोसाइटी। जो सोशलाइजेशन होता है वो एक सिंपल प्रोसेस होती है। पहली बात तो जो सोशलाइजेशन होता है इट्स नॉट ए सिंपल प्रोसेस। सोशलाइजेशन कभी भी सिंपल प्रोसेस नहीं होती है, सोशलाइजेशन हमेशा एक जटिल प्रोसेस होती है ऑफ पासिंग ऑन कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ द सोसाइटी, जो रीति रिवाज और अनुष्ठानों को पारित करने की प्रोसेस होती है। एक बात याद रखिएगा, बच्चा जो होता है ना वो अपने पेरेंट्स से चीजें सीखता है, स्कूल से चीजें सीखता है, अपने दोस्तों के माध्यम से चीजें सीखता है। तो यहाँ से सारी चीजें हम धीरे धीरे समाज के मानदंडों को फॉलो करना सीख जाते हैं। जो समाजीकरण होता है ना वो केवल कस्टम्स को सीखना नहीं होता है, बल्कि कैसे आपको समाज के लोगों के बीच में रह के अपने आप को स्थापित करना होता है। जब कोई बड़ा आता है तो हम अपने आप नमस्ते करते हैं। आप जब किसी बड़ी पार्टी में जाते हैं या कहीं पे भी बड़े लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको वहाँ किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये बच्चा जो वैल्यू सीखता है समाज की वो बचपन से लेके आपकी मरने तक कंटिन्यू रहती है। तो पहला पॉइंट जो है, चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन ओवर्ट एज वेल एज कवर्ड वेज। बिल्कुल सही बात है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में वो सीखता है। लेकिन जो आर है ना वो स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि जो सोशलाइजेशन होता है वो कभी भी एक सिंपल प्रोसेस नहीं होती है। सोशलाइजेशन हमेशा कैसा होता है, कठिन प्रोसेस होती है। ठीक है, बच्चा सीखेगा कहाँ से? अपने स्कूल को फॉलो करके, अपने माँ बाप को फॉलो करके, कई बार मीडिया के थ्रू, हम टीवी देखते हैं। तो डायरेक्ट कौन सा हो गया आपका, ओवर्ट बेस कौन से हुए, पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी, आपके नेबर्स। लेकिन जो कवर्ट वेज होते हैं वो कौन से होते हैं, आपका मीडिया। ठीक है, जहाँ पे आप दूसरे को फॉलो करते हैं। और सोशलाइजेशन जो होता है वो सिंपल प्रोसेस नहीं होती है, इट्स ए टफ प्रोसेस विच गोज कंटिन्यू। ठीक है, इसमें भी आपका रिलीजन, मीडिया, पेरेंट्स, ये सब शामिल होते हैं। और जो सोशलाइजेशन होता है ना, इट्स योर मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। कैसी होती है ये, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। क्लियर। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज, एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट which of the following abilities distinguishes formal operational thinking from concrete operational thinking। जीन पियाजे जो है उनकी थ्योरी का नाम क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे ने जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसमें 4 स्टेज बताई थी। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में बोला था कि बच्चा जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। इन्होंने समाज, संस्कृति, इसको लेके कोई भी बात नहीं की थी, इसीलिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था। इन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया था वो था बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, मैच्योरेशन, कि बच्चा जब मैच्योर होता है तो अपने आप चीजों को सीख जाता है। कंजर्वेशन, सिंबॉलिक प्ले, ऑब्जेक्ट परमानेंस, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा जो है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। मूर्त संक्रियात्मक सोच मतलब जहां पे बच्चे को सामने कोई चीज दिखाई दे रही है और तब बच्चा उसका आंसर करता है। और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक क्या होता है, जहां पे बच्चे को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाती है। लेट्स सपोज अगर आपसे पूछा जाए अगर आप प्रधानमंत्री होते तो, अगर आप चिड़िया होते तो ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जिनका आंसर आपको दिमाग में खुद बनाना होता है और आंसर करना होता है।
तो जीन पियाजे ने 4 स्टेज दी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर स्टेज थी आपकी 0 से 2 ईयर्स। तो 0 to 2 ईयर्स जो था उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, जहाँ पे बच्चा जैसे ही 1.5 से 2 साल का होता है उसको ये समझ आती है कि कई बार हम बच्चे के साथ गेम खेलते हैं कि खिलौना चिड़िया ले गई या खिलौना कबूतर ले गया, तो उसको ये चीज पता होती है कि चाहे उसको वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन वो घर पे ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंबॉलिक प्ले, तो ये आता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में। सिंबॉलिक प्ले में क्या होता है कि बच्चा चीजों को सिंबलाइज करता है, जैसे हाथ में अगर उसके करचली भी है तो वो उसको बोलेगा कि ये तलवार है और मैं राजा हूँ, दैट इज सिंबॉलिक प्ले। एक होता है कंजर्वेशन, ये होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का, जो आता है आपका 7 से 11 साल में। इसमें क्या होता है, बच्चे को ये आइडिया लग जाता है कि जो ग्लासेस हैं, मान लीजिए अगर उसके सामने एक चौड़ा ग्लास है और एक सकरा ग्लास है, लेकिन दोनों में जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल सेम है, जहां उसको ये समझ आ जाती है कि शेप अलग होने पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड योर कंजर्वेशन, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एक मेन फीचर होता है, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का एक मेन फीचर होता है। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक जो होता है ना, दैट कम्स अंडर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां पे बच्चा 11 से 16 साल का होता है, जहां पे बच्चा हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है उसको करने लग जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है, अ सिग्निफिकेंट क्रिटिक ऑफ जीन पियाजे इज दैट ही फेल्ड टू एडिक्वेटली कंसीडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने सिर्फ एक ही चीज है जिसपे सबसे ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया गया था, वो था कल्चर, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी में कहीं पे भी सांस्कृतिक संदर्भ की बात नहीं की थी। उन्होंने कहीं ये चीज एक्सेप्ट नहीं की थी कि बच्चे को संस्कृति कहीं ना कहीं फर्क डालती है, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था, और लेव वाइगोत्स्की ही थे जिन्होंने जीन पियाजे की आलोचना करते हुए कहा था कि बच्चे के विकास में संस्कृति और समाज दोनों की ही भूमिका होती है, जिसको जीन पियाजे ने इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। जीन पियाजे ने किसको फोकस किया था? मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस और एक्टिविटी। उन्होंने कहा था कि बच्चा जितना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उतना ज्यादा वो चीजों को क्रिटिकली एनालाइज कर पाएगा। अनुभव, बच्चे को जितना ज्यादा वो खुद से करेगा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। परिपक्वता, जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होता है चीजों को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसके अंदर अपने आप डेवलप हो जाती है। तो जीन पियाजे का मानना था कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो बच्चों का एक ही क्रम में होता है, उस पर सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों का प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो कल्चर है उसी पे ही जीन पियाजे को सबसे ज्यादा क्या किया गया था? क्रिटिसाइज किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, अवॉइडेंस ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेज, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ग्रेट इज गुड फॉर ग्रेटर नंबर, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, अपहोल्डिंग प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन ऑफ परसेप्शन ऑफ अदर्स। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी से है, जहां पे उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की बात की थी। यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है ना दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इन्होंने 3 स्टेज दी थी। 3 स्टेज कौन सी थी? प्री जस्ट सेकंड, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, जो प्री कन्वेंशनल थे उसमें इसके 2 स्टेप्स थे। एक था पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि ये सबसे अर्ली स्टेज होती है जिसमें बच्चे के अंदर कोई मौलिक जो विकास है वो नहीं होता है। बच्चा क्या करता है, मतलब चीजों को सिर्फ एक नॉर्मलाइज कर देता है। उसको ये पता है कि अगर मुझे पनिशमेंट से बचना है, अगर मुझे फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं चाहिए, तो मैं सामने वाले को ओबे करने के लिए तैयार हूँ। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन क्या होता है? ये आपका जो सेकेंड स्टेज जो होती है उसके अंदर आता है। इसमें मोरल बिहेवियर जो होता है वो कैसे अप्रूव होता है? जहां पे आप दूसरे को खुश करने के लिए किसी की मदद करते हैं, या फिर सामने वाला आपको प्रेज करे इसलिए आप एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की कोशिश करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो होता है ये भी आपका कन्वेंशनल स्टेज का ही पार्ट होता है। ये दोनों क्या है? आपके कन्वेंशनल स्टेज में आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है जहां पे आप बेसिकली समाज के जो नियम है उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिससे समाज में कहीं ना कहीं शांति बनी रहे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन ये आपका पोस्ट मोरल होता है, जहां पे इंसान के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हमें दूसरे को खुश करने के लिए नियमों को फॉलो नहीं करना है। वो मानता है कि नियम कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। क्लियर? तो ये होता है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये आपका स्टेज 4 में आता है, ये स्टेज 3 में आता है, ये भी स्टेज 3 में आता है, और ये आपका स्टेज 1 में आता है। क्लियर? तो कोलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसमें 3 तो क्या होते हैं? आपके स्तर होते हैं।
और 6 क्या होते हैं, आपके चरण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण सही और गलत के बारे में सोचने के एक पैटर्न को दिखाता है। क्लियर है? जहाँ पे पहला जो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ये आपका पूर्व पारंपरिक स्तर की पहली स्टेप होती है, जहाँ नैतिक तर्क दिया जाता है कि बच्चा सजा से बचने के लिए सामने वाले के नियमों का पालन कर रहा है। उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ सजा से बचना है। ठीक है। दूसरा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, कि हम सामाजिक मानदंडों का पालन सिर्फ इसलिए करते हैं कि सामने वाला आपकी तारीफ करे। इसमें आप दिल से कोई काम खुद से नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आपको प्रेज किया जाएगा। कानून व्यवस्था, जिसमें हम समाज के नियमों का पालन करने पे जोर देते हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहे और समाज के लोगों का कल्याण हो। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, इसमें माना जाता है कि नियम लचीले होते हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति को मतलब कैसे उस दूसरा इंसान उसको कैसे देख रहा है, आप कैसे देख रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की आर सिमिलर इन देयर बिलीफ दैट। जीन पियाजे जो है और लेव वाइगोत्स्की जो है वो अपने किस थ्योरी में जो है वो एक ही पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, लैंग्वेज इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइंस थॉट, कल्चर हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लर्निंग, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक्स प्लेस इन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन। तो पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इन दोनों का ही मानना था कि बच्चा जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक बच्चे जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं कर सकता, उसकी जो थिंकिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा पैसिव है तो कोई सेंस नहीं निकलेगा कि बच्चे को बच्चा जो भी सीख रहा है वो लंबे टाइम तक उसके दिमाग में स्टोर रहेगा। इन दोनों ने ही कहा था कि बच्चा जो है, बच्चे को कैसा होना होगा, एक्टिव होना होगा। लैंग्वेज अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो इन दोनों की ही थ्योरी अलग थी। भाषा और विचार को लेके वाइगोत्स्की बोलते थे कि जो भाषा है वो विचार को शेप देती है, जबकि पियाजे ने कहा था कि जो विचार होते हैं वो भाषा को शेप देते हैं। संस्कृति के इफेक्ट पे सबसे ज्यादा काम किया था लेव वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने इस पर कोई काम नहीं किया था, इसीलिए उनको क्रिटिसाइज किया गया था। उन्होंने मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, इन सब पे एम्फसाइज किया था। ठीक है। बच्चों का विकास चरण में होता है। जीन पियाजे ने डेफिनेटली ये बात बोली थी कि बच्चों का विकास जो होता है वो 4 चरणों में होता है, इसीलिए उन्होंने 4 स्टेज जो है वो अपनी थ्योरी में इंक्लूड की हैं। और ये दोनों ही एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, जिन्होंने 2 कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। लेव वाइगोत्स्की प्रपोज दैट चिल्ड्रन आर बोर्न अनरियली and society needs to teach them social behavior. Children's thinking is quantitatively different from the adults. Children's thinking is qualitatively different from the adults. Children have a lot of potential which includes tasks they can do with other support. लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी थी ना, उसमें उन्होंने कुछ टर्म्स यूज की थी। एक था आपका स्कैफोल्डिंग, एक था आपका ZPD और एक था आपका MKO। ठीक है। लेट सपोज आपको साइकिल चलानी सीखनी है, ठीक है, आपको स्कूटी चलानी सीखनी है या कुछ भी सीखना है, या कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या है, फंस गए हैं। अब आपको किसी की हेल्प लगेगी। हेल्प कौन करेगा? जो ऑलरेडी आपसे ज्यादा जानता है। कोई ऐसा तो करेगा नहीं जो आपसे भी कम जानता है। तो जो आपसे ज्यादा जानता है दैट इज योर MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। अब वो जब आपकी हेल्प करेगा तो वो शुरू में आपकी जो हेल्प करेगा ना, जिसे हम बोलते हैं शुरुआती मदद या ढांचा या पार्ट निर्माण, दैट इज योर स्कैफोल्डिंग। ठीक है। ये जो शुरुआती मदद है, जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो साइकिल चलाते वक्त जो भी आपको सिखा रहा है वो पीछे से साइकिल पकड़ेगा या फिर हैंडल पकड़ लेगा आगे से। धीरे धीरे उस हेल्प को वो कम करता जाएगा और धीरे धीरे आप उस चीज में प्रो होते जाएंगे। एक आता है ZPD। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप खुद से साइकिल चलाना सीख जाएंगे। तो आपने MKO की मदद से शुरुआती मदद लेके आप अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुंच गए। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड ZPD, जिसे हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। विकास का समीपस्थ सिद्धांत। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा अपने ओरिजिनल डेवलपमेंट से अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक जो पहुंचता है वो बीच का गैप आपका ZPD कहलाता है। ठीक है। तो चिल्ड्रन आर बोर्न अनरूली एंड सोसाइटी नीड्स टू टीच देम सोशल बिहेवियर। ऐसा नहीं है कि बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और समाज को उनको सिखाने की जरूरत है, नहीं। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप में भिन्न होती है। ऐसा भी कुछ नहीं होता है कि बच्चे जो होते हैं उनकी सोच मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। लेव वाइगोत्स्की ने एक चीज और बोली थी कि बच्चा जितना ज्यादा समाज के लोगों से कांटेक्ट करेगा, जितना ज्यादा उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा, उतना ज्यादा बच्चे का डेवलपमेंट होता है। क्लियर? ये जो स्कैफोल्डिंग होती है ना, ये एक अस्थायी मदद होती है। अस्थायी मतलब
आप शुरू में मदद देंगे, धीरे धीरे उसमें से हाथ आप हटाते जाएंगे। क्लियर? चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, ऐसा भी इन्होंने कुछ नहीं बोला था। यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कि जो बच्चा होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, जिसमें वो टास्क आते हैं जो दूसरों के सपोर्ट से वो कर पाता है। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The purpose of administering intelligence tests and extended observation should be to compare children in specific domains and abilities, because intelligence is an innate ability and cannot be nurtured. यहाँ पे आपसे बोला है कि जो बुद्धि परीक्षण होता है उसका उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस एक इन्नेट एबिलिटी है और उसको नर्चर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ये दोनों ही क्या है? गलत है। पहली बात तो जो इंटेलिजेंस होता है ना, जब भी आप बुद्धि परीक्षण करते हैं तो बच्चे की क्षमता को आकलन के लिए होता है, लेकिन वो इसलिए नहीं होता कि आप उनको कैटेगराइज कर दें या उनको आप डिवाइड कर दें, ए कैटेगरी, ये बी कैटेगरी, ये सी कैटेगरी, नहीं, बल्कि वो इसलिए किया जाता है कि आप बच्चे को टाइम टू टाइम फीडबैक दे सके, बच्चे को ये बता सके कहाँ उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। बुद्धि जो होती है ये जन्मजात नहीं होती है। बुद्धि में क्या है, इसको इजीली पोषित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो बुद्धि लेकर पैदा हुए हैं आप उसको पोषित ही नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली उसको पोषित कर सकते हैं। जो इंटेलिजेंस होता है ना उसको इजीली नर्चर किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई सी डॉक्टर के घर में डॉक्टर बच्चा तो जरूरी नहीं है पैदा हो, वो कुछ अलग भी बन सकता है, लेकिन किसी गरीब के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है वो डॉक्टर बन जाए, तो आपने इंटेलिजेंस को क्या किया? नर्चर किया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस एक इन्नेट एबिलिटी है, वो चेंज नहीं हो सकती, वो इजीली नर्चर की जा सकती है। ठीक है, और जो बुद्धि परीक्षण होते हैं वे केवल तुलनाओं पर केंद्रित नहीं होते हैं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। A teacher who consciously takes example of scientists of all the genders in a middle school classroom is trying to, जब सारे ही जेंडर के एग्जाम्पल वो मिडिल स्कूल में दे रहा है बच्चों को, मतलब वो जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहा है, जहाँ पे ये कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मेल की भूमिका क्या है, फीमेल की भूमिका क्या है। उसका मेन फोकस ये है कि वो रूढ़िवादिता को तोड़ करके बच्चों को एक प्रॉपर जो बच्चे को नॉलेज होती है वो यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। वो सभी लिंगों के उदाहरण दे रहा है ताकि वो सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चे हर जेंडर को अपने रोल मॉडल के रूप में देखें। तो यहाँ ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप बिल्कुल सही बात है। रीइंफोर्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं रहा है, ना वो मेल ना फीमेल, किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं कर रहा है। इनेबल जेंडर आइडेंटिटी, वो ये भी करने की कोशिश नहीं कर रहा है कि बच्चा ये पहचान सके कि मेल क्या कर सकता है, फीमेल क्या कर सकती है। कंस्ट्रक्ट जेंडर कॉन्स्टेंसी, नहीं, वो जेंडर स्थिरता जो है उसको भी प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर वाइल बॉयज आर इंटेलिजेंट एंड डोमिनेटिंग। सभी जो लड़कियां होती हैं वो हार्ड वर्किंग होती हैं और सिंसियर होती हैं, जबकि लड़के इंटेलिजेंट और डोमिनेटिंग होते हैं। Because two distinctive biological brains produce all differences in physical and cognitive skills, as well as personalities and temperament in girls and boys. तो यहाँ पे दिया है दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। दोनों ही क्या है यहाँ पर गलत है। सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार हो, ये बात गलत है। जरूरी नहीं कि हर लड़की हार्ड वर्किंग होगी और हर लड़की ही ऑनेस्ट होगी, और ये भी जरूरी नहीं है कि लड़का जो है वो इंटेलिजेंट होगा और डोमिनेंट होगा। ये जनरली किसको प्रमोट कर रहा है? दिस सेंटेंस इज प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, क्योंकि बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, ये सारे गुण बायोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हर इंसान के अंदर ये अलग अलग होता है। और ये दावा करना कि जो बायोलॉजिकल ब्रेन है वही आपकी पर्सनैलिटी, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, सिर्फ बायोलॉजिकल ब्रेन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आप क्या जीन्स लेके पैदा हुए हैं जरूरी नहीं है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी परवरिश कैसी है, आपका सोशलाइजेशन कैसा है। बोलते हैं ना कई बार अगर गलत संगत मिल जाए तो भी आप गलत चीजें सीख जाते हैं, लेकिन अगर सही संगत मिल जाए तो भी आप सही चीजें सीख जाते हैं। तो वातावरण, परवरिश, समाजीकरण, इन सब फैक्टर्स का भी कहीं ना कहीं आपकी जो ब्रेन है उस पर फर्क पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक है, ये जो लाइन है ना ये यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि आपका जो बायोलॉजिकल ब्रेन होता है, जैविक मस्तिष्क जो होता है, वो
केवल वही, मतलब जो आपका बायोलॉजिकल ब्रेन है वही आपके व्यवहार के लिए और आपके इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज रॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट शुड बी सीन एज। विद्यार्थियों के सीखने की जो प्राथमिकता है उसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। उनके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तर के सामान्य असामान्य मापदंड, कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असमानता, कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां, विविधता का सामान्य चित्रण। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। बच्चे की जो सीखने की कैपेबिलिटी है उसमें डिफरेंस होता है। मान लीजिए कोई क्लास है, इसमें 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, ये बच्चा अलग सीखेगा, ये अलग सीखेगा, इसका सीखने का पैटर्न अलग है, इसका सीखने का पैटर्न अलग है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। हम बोलते हैं ना, डाइवर्सिटी को समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि जितना ज्यादा आपकी क्लास डाइवर्सिफाइड होगी और आप उस चीज को जितना कैजुअली और जितना पोलाइटली एक्सेप्ट करेंगे, बच्चे उतना ज्यादा आपके साथ कंफर्टेबल रहेंगे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ही आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन आती है और वो क्लियरली बोलती है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है। आपको बच्चे की कमी के साथ ही बच्चे को क्लास में एक्सेप्ट करना होगा। और ऊपर के जो 1, 2, 3 है, एबनॉर्मल पैरामीटर, कॉग्निटिव एबनॉर्मलिटी, डेवलपमेंटल डेफिसिट, ये क्या करते हैं, बच्चे में नेगेटिविटी यानी कि कमियां, असामान्यता, ये कभी भी बाल केंद्रित शिक्षा के अच्छे गुण जो है वो नहीं होते हैं। क्लियर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। द काइंड ऑफ असेसमेंट इन विच स्टूडेंट्स स्कोर आर कंपेयर्ड विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट। एक ऐसा आकलन जिसमें बच्चे का जो स्कोर होता है उसको कंपेयर किया जाता है दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ, तो वो होता है आपका मानक संदर्भित परीक्षण। मानक संदर्भित परीक्षण जो होता है वहां पे एक बच्चे के स्कोर को दूसरे बच्चे के स्कोर के साथ कंपेयर हम करते हैं। प्रारूप संदर्भित, सेल्फ एवरेंट और मापदंड संदर्भित। जो सेल्फ रेफरेंस्ड होता है, सेल्फ रेफरेंस्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बच्चा अपने आप को ही मतलब कहीं ना कहीं चेक करने की कोशिश करता है, पहले आपके कितने नंबर्स आए थे, अब कितने नंबर आए हैं। एक होता है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड और एक होता है फॉर्मेट। मापदंड मतलब जहाँ पे आप एक आईक्यू सेट करते हैं, आप एक पैरामीटर बनाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि 100 में से अगर 33 से नीचे नंबर गए तो बच्चा फेल माना जाता है, तो ये होता है आपका एक मापदंड, एक क्राइटेरिया, कि आपने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि जैसे ही 100 में से 33 से नीचे जाएंगे हम बच्चे को फेल कर देंगे। दूसरा होता है फॉर्मेट रेफरेंट। फॉर्मेट रेफरेंट जो होता है ना, वो एक पेपर सा जो होता है, एक फॉर्मेट बनाया जाता है जिसके तहत आपको जो आकलन है उसको वहां पे चेक किया जाता है। मूल्यांकन जो होता है वो छात्रों के प्रदर्शन की तुलना होती है, जिससे हम या तो पहले से निर्धारित मानदंड या किसी भी तरीके से बच्चे को चेक करते हैं। जो मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है, इसमें एक बच्चे के जो नंबर हैं वो दूसरे बच्चे के नंबर के साथ कंपेयर किए जाते हैं, या क्लास या ग्रेड। बेसिकली जो मानकीकृत परीक्षण होता है, यानी कि जो नॉर्म रेफर्ड टेस्ट होता है, वो रैंक प्रोवाइड करने में हेल्प करता है जब आपको बच्चे को रैंक देनी हो। ठीक है। जैसे उच्च उपलब्धि वाले बच्चे, निम्न उपलब्धि वाले बच्चे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तब मानक संदर्भित जो टेस्ट है उसको यूज में लिया जाता है। प्रारूप संदर्भित जो होता है वो, इसमें साथियों के साथ तुलना नहीं होती है, बल्कि किस तरीके से आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज योर फॉर्मेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लासरूम असेसमेंट्स आर करेक्ट। जो कक्षा आकलन है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। असेसमेंट शुड इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट्स कॉग्निटिव प्रोसेस व्हाइल दे स्टडी। बिल्कुल सही बात है। जो आकलन होता है बच्चे की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि असेसमेंट जो होता है वो फाइनल चेक नहीं होता है, बल्कि ये बच्चे को गाइड करता है कि कहाँ उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, कहाँ हमें उसकी लर्निंग को अप्रोच करना है। असेसमेंट शुड सर्व एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस इन देमसेल्फ। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब असेसमेंट एज लर्निंग होती है तो बच्चा जो है वो खुद को ही रीइंफोर्स करने की कोशिश करता है, खुद की नॉलेज को ही वो चेक करता है। असेसमेंट शुड क्रिएट फियर एंड स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट टू गेट देम टू लर्न। नहीं, बच्चा जो होता है अगर उसके अंदर डर या तनाव पैदा हो रहा है आकलन की वजह से, तो वो आकलन क्या है, गलत है। असेसमेंट शुड बी स्टैंडर्डाइज एंड नॉर्म रेफरेंट। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होने चाहिए। नहीं, जो आकलन है वो स्पेसिफिक पैटर्न के साथ बनने चाहिए, जहां पे हर बच्चा अपने आप को सिक्योर फील कर सके। वो क्राइटेरिया रेफरेंस को यूज नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं ना और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के पार्ट नहीं होते।
स्टैंडर्ड टेस्ट को इंक्लूसिव एजुकेशन कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है, एक बच्चे की ग्रेड को दूसरे बच्चे की ग्रेड के साथ आप कंपेयर करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड प्रमोट हाई और क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स अमंग द स्टूडेंट। कौन सा प्रश्न बच्चों के अंदर उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करना। यहाँ पे क्या होगा, बच्चा पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ेगा, उस चीज को समझने की कोशिश करेगा कि घटना में दिया क्या गया है, फिर उस लेख में तो उस चीज को समझना, उस चीज को एनालाइज करना, उस चीज को सिंथेसाइज करना। जब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, चीजों को सिंथेसाइज करना, एनालाइज करना और फिर उसको इवेल्युएट करना। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, वो हमेशा बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती हैं। तो यहाँ एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के जो लेख हैं उनकी मान्यताओं की पहचान करना, क्योंकि उसने अलग तरीके से लिखा होगा और इसने अलग तरीके से लिखा होगा। एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लिखित संज्ञाएं नहीं, नए शब्दों की सूची नहीं, उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें नहीं। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को एनालाइज करवाने के लिए जरूरी है कि उनको टफ से टफ टास्क दिया जाए, चीजों को सिंथेसाइज, एनालाइज और इवेल्युएट करना, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत बताया गया है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Students with poor writing abilities are often stereotyped by their teachers as intellectually disabled because teachers tend to have implicit bias and holds assumptions about students' learning behavior that can affect students' growth. यहाँ पे बोला है कि खराब लेखन क्षमता वाले जो बच्चे होते हैं उनको उनके शिक्षक के द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम छात्र के रूप में चित्रित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जिन बच्चों की हैंडराइटिंग खराब होती है, टीचर्स उनको बहुत आसानी से बोल देते हैं कि अरे मूर्ख है, ये मतलब बिलो IQ लेवल का है, इसका पढ़ाई में मन नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी राइटिंग खराब है तो आप पढ़ने में भी अच्छे नहीं है, क्योंकि शिक्षकों में जो अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई टीचर इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको जेंडर स्टीरियोटाइप से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। बट टीचर के अंदर अगर पहले से ही कोई पूर्वाग्रह है, अगर पहले से ये चीज उसको पता है कि नहीं, एक होता है ना एक माइंडसेट के साथ आना कि अरे इनकी हैंडराइटिंग खराब है, इनसे तो बात करना ही बेकार है, इनको कुछ आता ही नहीं होगा, ये पढ़ाई में अच्छे नहीं है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे की जो ग्रोथ होती है ना वो कहीं ना कहीं रुकती है। टीचर अगर बायस्ड होगा ना तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को पीछे की तरफ फोल्ड करके रखेगा। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. Which of the following is not a way to promote diversity in the classroom? Incorporating a variety of perspective and experiences in the curriculum, encouraging students to express their unique identities and culture, adapting behavior based on stereotyping students according to their backgrounds and culture, providing opportunities for students to interact with individuals from different backgrounds and culture. यहाँ पे पूछा है कि क्लास में डाइवर्सिटी को प्रमोट करने का कौन सा एक तरीका नहीं है। इनकॉर्पोरेटिंग ए वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस इन द करिकुलम, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग दृष्टिकोण और अलग अलग अनुभवों को अगर शामिल किया गया है तो उसमें डाइवर्सिटी जो है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर यूनिक आइडेंटिटीज एंड कल्चर, बच्चों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए मोटिवेट करना, ये भी सही है। Adapting behavior based on stereotyping students according to their backgrounds and culture. तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्यों? बच्चे की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, आप अगर मान लीजिए उसके साथ आप उसके सोशल बैकग्राउंड के साथ संतुष्ट नहीं है तो आप अपने दिमाग में पूर्वाग्रह बना के रखेंगे और आप उस बच्चे के साथ पॉजिटिव बिहेवियर नहीं कर पाएंगे। बच्चा अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर पाएगा और जब वो सिक्योर फील नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं उसका जो ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्ट होगी। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड कल्चर, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना कि वो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से बात कर सके। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is the correct match of learning disability and challenge caused by it? जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है ना वो आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब जहाँ पे आपको लिखने में दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत आती है, चलने में दिक्कत आती है। डिसकैलकुलिया इम्पैक्ट्स एबिलिटी टू रीड एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल, ये गलत है क्योंकि डिसकैलकुलिया जो होता है उसमें कैलकुलेटर संबंधी मिस्टेक्स होती है, यानी कि जहाँ पे आप
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सॉल्व नहीं कर पाते हैं। डिस्ग्राफिया इम्पैक्ट फाइन मोटर स्किल्स एंड स्पेलिंग, बिल्कुल सही बात है। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है जहां आपको लिखने में दिक्कत आती है, लेखन संबंधी कौशल होता है। इसमें आपकी जो मोटर स्किल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती हैं, क्योंकि जब आप प्रॉपरली नहीं लिख सकते तो ये आपका महीन काम होता है। फाइन मोटर जो होता है, फाइन मोटर स्किल्स, उसके कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होता है वो आपका पठन संबंधी विकार होता है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना वो ये है, और यहाँ जो लिखा हुआ है वो ये है। डिसलेक्सिया मतलब ऐसी एबिलिटी जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाते, आप चीजों को पढ़ नहीं पाते। डिस्प्रेक्सिया इम्पैक्ट्स एबिलिटी टू सी, हियर एंड टॉक प्रॉपरली। जो डिस्प्रेक्सिया होता है ना, डिस्प्रेक्सिया के अंदर क्या होता है, आपको देखने, सुनने या बोलने की बजाय कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। मतलब आप फिजिकली जो काम कर रहे हैं उसको कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं गैप रहेगा। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। डिस्ग्राफिया मतलब जहाँ पे आपकी फाइन मोटर स्किल्स और स्पेलिंग जो है उनको इम्पैक्ट पड़ता है। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद ऑटिज्म शो इज। ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज्म है उनको कौन सी दिक्कत आती है? कम्युनिकेशन विद स्ट्रेंजर्स, आई कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, फैमिली एंड प्रेडिक्टेबल रूटीन, रैपिड ट्रांजिशन बिटवीन एक्टिविटीज। जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है ना, वो बच्चे क्या हैं कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में डरते हैं, ठीक है। तो उनका फैमिलियर और प्रेडिक्टेबल रूटीन जो होता है, शालीनता से जो बच्चा जूझ रहा होता है वो खुद में, मतलब खुद में ही लीन रहता है, उसको दूसरों से मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ पे स्थिरता और दिनचर्या, मतलब गतिविधि के बीच तेजी से बदलाव करने में वो अपना काम प्रॉपरली कर ही नहीं पाते हैं। तो जब वो अपना काम प्रॉपरली कर ही नहीं पा रहे हैं तो कितना फास्ट वो अपना काम करेंगे? वो कभी भी कन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, अजनबियों के साथ वो बात नहीं करेंगे। तो यहाँ होता है परिचित और पूर्वानुमान दिनचर्या का पालन करने में, मतलब वो एक ही रूटीन फॉलो करते हैं, एक ही चीज को बार बार वो करते जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द गिफ्टेड चिल्ड्रन। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे सही नहीं है? Children can be gifted at different levels and some can have some kind of disability. Children can be gifted in more than one kind of intelligence. Gifted children are born with extraordinary abilities and potential that need to be nurtured. Gifted children have lower sense of curiosity and poor imagination skills. तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना उनके अंदर क्यूरियोसिटी का एक कम लेवल होता है और इमेजिनेशन स्किल्स जो होती है वो पुअर होती है। क्लियर? गिफ्टेड बच्चे मतलब जिनके अंदर डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, डिस्प्रेक्सिया है, या फिर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी को सुनाई नहीं देता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो प्रतिभाशाली नहीं हो सकते हैं बट कम होते हैं और उनमें किसी भी प्रकार की अक्षमता हो सकती है। एक से अधिक प्रकार की बुद्धि वे प्रतिभाशाली हो ये जरूरी नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेष क्षमता और सामर्थ्य के साथ पैदा होता है ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और इनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है। ये बात जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पूछा है कि नॉट करेक्ट, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो सही नहीं है, कि उनका लो सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी होता है, पुअर इमेजिनेशन स्किल्स होती है। तो ये यहाँ पे गलत है। सॉरी गाइस। बच्चे जो होते हैं वो गिफ्टेड हैं तो उनका क्यूरियोसिटी लेवल भी हाई हो सकता है, उनकी डिसेबिलिटी होती है, वो एक से ज्यादा इंटेलिजेंस कैरी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में ही निकले, हो सकता है उनके अंदर कोई ना कोई दूसरी क्रिएटिविटी हो। जरूरी नहीं है सारे बच्चे क्रिएटिव हो सकता है पढ़ाई में निकल जाए। तो ये तीनों चीजें जो है वो डिसेबल्ड जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनमें होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज नेगेटिव। नेक्स्ट इज एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट्स। जो विद्यार्थी होते हैं वो खुद का अगर त्रुटि विश्लेषण करते हैं, create further gap in student understanding, hinders metacognitive skill students, is a futile activity in process of learning, supports students in retaining their learning। बच्चे की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है, विद्यार्थी के अधिसंज्ञानात्मक कौशल में बाधा डालता है, अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में ये सहायता करता है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अगर मान लीजिए आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं और अगर उस मिस्टेक को आप खुद ही एनालाइज कर रहे हैं, तो खुद ही एनालाइज करने में क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो मेमोरी है वो एक तो बहुत स्ट्रांग होगी और वो बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। दूसरा, आपको वो चीज कैसे याद रखनी है इसमें वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प
करेगा, क्योंकि अगर एक बार किसी चीज में हम गलती कर देते हैं और दोबारा अगर हम उस काम को करें तो हम उसको लॉन्ग लास्टिंग याद रखते हैं। समझ में अधिक फासला ये क्रिएट नहीं करता है। विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक कौशलों में बाधा नहीं। मेटाकॉग्निटिव स्किल होती है जहाँ पे बच्चा अपने ही चीजों को कारण मतलब क्वेश्चन करता है कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। दैट इज योर मेटाकॉग्निशन स्किल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इज ए फ्यूटाइल एक्टिविटी इन द प्रोसेस और लर्निंग, कभी भी ये निरर्थक गतिविधि नहीं होती है। तो एरर एनालिसिस क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अधिगम की जो स्मृति है उसको लंबा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप एरर एनालिसिस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज। जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है और जो प्रोसीजरल नॉलेज होती है उसमें बेसिकली कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। डिक्लेरेटिव नॉलेज एम्फेसाइजेज हाउ टू डू समथिंग। Declarative knowledge is also known as analytical knowledge. The procedural knowledge is generally process oriented in nature. Procedural knowledge tells the actual factual knowledge about something. एक होता है declarative knowledge और एक होता है procedural knowledge. तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है that is option number 3rd. ओके, यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd. एक होता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मतलब फैक्ट्स, जहां पे आप फैक्ट्स जो है उनको डायरेक्ट याद रख लेते हैं। क्लियर। और प्रक्रियात्मक ज्ञान जो होता है ना वो आप खुद से करके सीखते हैं। प्रक्रियात्मक ज्ञान का मतलब ही यही होता है जहाँ पे आप प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं। कोई चीज हो रही है तो कैसे हो रही है, इसमें कौन कौन से नियम है, कौन कौन से मेथड्स हैं। और घोषणात्मक ज्ञान जो होता है ना, थ्योरेटिकल जो नॉलेज होती है या फिर डिक्लेरेटिव नॉलेज जो होती है वो सिर्फ इस चीज पे फोकस होती है कि कोई भी चीज जो है वो कैसे करनी चाहिए। ठीक है। डिक्लेरेटिव नॉलेज किस पे बेस्ड होती है कि कोई भी चीज जो है वो कैसे करनी चाहिए, और ये व्हाट पे केंद्रित होती है। किस पे, व्हाट, इसका मतलब क्या है, कैसे। और जो प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है ना वो किस पे केंद्रित होता है कि हमें कैसे कोई चीज करनी है। देखिए, प्रोसीजरल जो होता है ना वो होता है कैसे, और डिक्लेरेटिव जो होता है वो होता है क्या। ठीक है। फैक्ट्स जो होते हैं वो हम ऐसे ही तो पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी गली कहाँ है। जो फैक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, दैट इज डिक्लेरेटिव। लेकिन जो प्रोसीजरल होता है वो हम करके सीखते हैं, यानी कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसको कैसे और कर सकते हैं। तो घोषणात्मक ज्ञान जो होता है वो व्हाट पे केंद्रित होता है, और जो प्रोसीजरल नॉलेज होती है वो कैसे पे केंद्रित होती है। ठीक है। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्याविधि उन्मुख होता है। प्रोसीजरल नॉलेज इज जनरली प्रोसेस ओरिएंटेड इन नेचर, जबकि डिक्लेरेटिव नॉलेज जो होती है वो हाउ टू डू जो होता है वो प्रोसीजरल होता है। डिक्लेरेटिव नॉलेज इज ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल नॉलेज। नहीं, एनालिटिकल कैसे हो जाएगी जिसमें हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं बस। प्रोसीजरल नॉलेज जो होती है वो आपकी एनालिटिकल नॉलेज होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप चीजों को रटते नहीं हो बल्कि खुद से करके देखते हो। प्रोसीजरल नॉलेज टेल्स द फैक्चुअल नॉलेज अबाउट समथिंग। जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है वो किसी चीज के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। नहीं, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्याविधि उन्मुख होता है। दिस इज करेक्ट। क्लियर। Contents which require an extension or modification of existing cognitive structures take time for learning and are retained for learning duration. यहाँ पे बोला है कि जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में कितना समय लगता है और वे कितनी लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। मान लीजिए कोई भी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर आप उसमें कोई भी चेंज करते हैं तो वो धीरे धीरे कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। आप पुराने स्कीमा में नए स्कीमा को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को आपको डीपली अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, एसिमिलेट करना होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, लंबा टाइम लगता है। पर अगर एक बार आप इस चीज को सीख जाते हैं, आप मान लीजिए पूर्व ज्ञान के साथ किसी चीज को कनेक्ट कर रहे हैं या फिर आपने अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई चेंज किया, तो ये जो आपकी चीजें हैं, ये जो मेमोरी है वो लंबे टाइम तक आपकी बनी रहती है। तो यहाँ पर आएगा जिन विषय वस्तु को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Teacher should encourage children to focus on questions such as what is my learning goal and why and what do I need to go to get there.
because when student understand how to self assess their work performance, they can use this understanding to help themselves learn and progress. यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करवाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। क्योंकि जब बच्चा समझता है कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1 कि ए और आर जो है वो दोनों ही सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? अब आप एक चीज समझिए, बच्चे को जब तक आप बीइंग अ टीचर ये चीज मोटिवेट नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली उसका लर्निंग गोल क्या है, आप सीटेट का एग्जाम दे क्यों रहे हैं और आपको वहां तक पहुंचने के लिए कैसे मेहनत करनी है, क्या करना है, तब तक आप बच्चे को कैसे मोटिवेट करेंगे। और जब बच्चा चीजों को समझता है, जब बच्चा खुद का मूल्यांकन खुद करता है, तो उसकी प्रगति जो होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत अनबीटेबल होती है। ठीक है, तो स्वयं मूल्यांकन जो होता है वो बच्चे की खुद की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे ए और टी दोनों सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। इन गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच ऑफ लर्निंग, अधिगम का जो निर्देशित खोज आधारित उपागम है, उसमें लर्नर्स आर लेफ्ट ऑन देयर ओन विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन बाय टीचर। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप उसके हाल पे छोड़ देंगे, आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, नहीं, उनके हाल पर उनको नहीं छोड़ा जाता है। नो प्रियर प्लानिंग और प्रीवियस नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ये भी गलत है। जब आप खोज आधारित उपागम कर रहे हैं तो उसमें पहले से कोई तो प्री एग्जिस्टिंग आपके पास ज्ञान होगा ना, कोई तो प्लानिंग होगी। विद्यार्थियों को खुद के लिए ज्ञान की रचना के अवसर प्रदान किए जाते हैं। शिक्षा एक तानाशाह नहीं। जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, प्रोजेक्ट स्किल होती है, उसमें टीचर हमेशा एज ए फैसिलिटेटर काम करता है। शिक्षार्थी श्रोता के रूप में नहीं होते हैं, टीचर श्रोता के रूप में होता है। स्टूडेंट कैसा होता है? एक्टिव। ठीक है, तो बच्चों को आपको अवसर देने होंगे, बच्चों को एक्टिव रूप से इन्वॉल्व करना होगा, जिससे वो खुद से अपने ज्ञान का निर्माण खुद करें। दूसरा, टीचर की जो भूमिका होती है वो फैसिलिटेटर की होती है, बच्चों को मार्गदर्शन देना टीचर का काम होता है। बच्चा जब तक प्रीवियस नॉलेज को यूज नहीं करेगा तब तक उसकी नींव स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ना कि श्रोता होता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच होती है उसमें अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो बच्चे को दी जाती हैं, जिससे बच्चा खुद की नॉलेज को खुद ही क्या करे, कंस्ट्रक्ट कर पाए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज नॉट इफेक्टिव व्हाइल डेवलपिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं होती है? प्रेजेंटिंग ए वाइड रेंज ऑफ एग्जाम्पल्स इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल टू शो व्हाट कॉन्सेप्ट इज नॉट, आस्किंग स्टूडेंट्स टू जनरेट देयर ओन एग्जाम्पल, asking a student to memorize the definition it is। अब डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर दिख रहा है जहाँ पे मेमोराइज आ रहा है। चीजों को रटवाना, चीजों को याद करवाना, ये सीडीपी में हमेशा नेगेटिव माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि कौन सी रणनीति जो होती है वो बच्चे में वैचारिक समझ को उत्पन्न करने के लिए गलत मानी जाती है। जब आप बच्चे को किसी भी चीज को रटवा रहे हो, उससे कह रहे हो कि चीजें आप अपने दिमाग में बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो, तो उसमें क्या होता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आप बच्चे को कोई चीज कंसेप्ट क्लियर करके नहीं बता रहे हो, बस उसको रटने पे फोकस कर रहे हो, तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकती है। जब आप अलग अलग एग्जांपल्स देके, डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एग्जांपल, जब आप अलग अलग और बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हो तो कॉन्सेप्ट जो है और सब्जेक्ट जो है वो बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। नॉन एग्जांपल से क्या होता है, बच्चे की जो समझने की सीमा है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड होती है। जब बच्चा खुद का उदाहरण दे रहा है तो कहीं ना कहीं चीजों को वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो जो रियलिया होते हैं उनको यूज में लेके आ रहा है। तो खुद के उदाहरण प्रस्तुत करना, दिखाने के लिए गैर उदाहरण, विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना, ये तीनों ही क्या है, पॉजिटिव, जबकि ये क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज एन एक्टिव मिडिल स्कूल क्लासरूम शुड बी फाउंडेड इन द थ्योरेटिकल प्रिंसिपल ऑफ। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा जिसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। व्यवहारवाद, मनोगत्यात्मक, सामाजिक रचनावाद और मनोविश्लेषण। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो सामाजिक रचनावाद होता है ना, उसी में ही बच्चा जो है वो खुद से करके सीखता है। बेसिकली सामाजिक रचनावाद ही है जहाँ पे बच्चे को एक ढांचा प्रदान किया जाता है, जहाँ बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है। इसमें बच्चा प्रोजेक्ट्स के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू, चर्चाओं के थ्रू बच्चे का आप ज्ञान जो है उसको प्रोत्साहित
करते हैं। व्यवहारवाद जो होता है ना वो एसआर थ्योरी पे बेस्ड होता है। इसमें चीजें जो होती है ना वो एक्टिविटी की बजाय बाहर के जो स्टिमुलेशन है या बाहर का जो कंट्रोल है उस पे बेस्ड होता है। मनोविश्लेषण और मनोगत्यात्मकता जो होती है वो चेतन मन, अचेतन मन, आंतरिक संघर्ष, तो इन पे बेस्ड होता है। इसका मतलब बेसिकली जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनसे ये थ्योरीज इतना रिलेटेड नहीं है। लेकिन सामाजिक रचनावाद जो होता है उसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एम्पैथी डिपेंड्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द अदर्स हैव फीलिंग्स एंड टू बर्स देयर फीलिंग्स बिकॉज इमोशंस एंड कॉग्निशन आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी होती है जहां आप सामने वाले के दर्द को समझ पाते हो, आप सामने वाला किस कष्ट में है उसको आप फील कर पाते हो। तो ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि समानुभूति जो होती है उसमें हम किसी दूसरे की फीलिंग्स को समझ के उसके साथ उसकी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इसमें कॉग्निटिव और आपका जो भावनात्मक और संज्ञानात्मक दोनों ही प्रोसेस इसमें कैसी होती है, इंक्लूड होती हैं। ठीक है। दूसरा, इमोशंस एंड कॉग्निशन आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ये गलत है, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं और जो कॉग्निशन होता है वो दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आपके मन में जो भावनाएं हैं उन पे ही आपका कंट्रोल नहीं है तो आपका कहीं ना कहीं आपका जो संज्ञान है या ब्रेन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इमोशनली फिट नहीं है और आप कॉग्निकली फिट हो, नहीं। अगर आप परेशान है तो आपका दिमाग भी परेशान होगा। तो यहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अ मिडिल स्कूल टीचर कैन इनेबल स्टूडेंट्स बिकम स्ट्रेटेजिक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स वाई। यहाँ पे बोला है कि एक माध्यमिक स्कूल जो है उसका जो टीचर है वो बच्चों को रणनीतिक स्व प्रेरित विद्यार्थी बनाने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। मतलब बच्चे को वो खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा बनाने में कैसे उनकी हेल्प कर सकता है। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू डेवलप दियर मेटा कॉग्निटिव नॉलेज एंड स्किल्स, बिल्कुल सही बात है। जहाँ बच्चा खुद की मेटा कॉग्निटिव स्किल्स को खुद डेवलप करेगा तो ये तो बहुत पॉजिटिव चीज होती है। मेटा कॉग्निटिव स्किल्स मतलब जो आप सोच रहे हो ना उसी के बारे में सोचना। जब आप खुद की जो सीखने की प्रोसेस है उसको ही कहीं ना कहीं चैलेंज करते हो कि हम क्यों सीख रहे हैं, कैसे उसको इवेल्युएट करना है, कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, तो यहाँ पे बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा मोटिवेट होता है। और जो सेल्फ रेगुलेशन होता है ना उसमें बच्चा खुद को रेगुलेट करता है कि ये चीज मैं कर रहा हूँ तो कब करनी है, कैसे करनी है, एक रणनीति के साथ बच्चा आगे बढ़ता है। रीइंफोर्समेंट जो होता है ना वो प्रॉब्लम थ्योरी होती है जो सिर्फ व्यवहारवाद में काम आती है। अगर आप केवल वेल प्रिपेयर्ड आंसर डिक्टेट कर रहे हो तो रटना है, जैसे ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिया और आपने उसको देखा देखी ऐसे आंसर लिख लिया। स्ट्रेसिंग अपॉन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग, नहीं। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें बच्चा क्या है, केवल चीजों को रट के आएगा, केवल उसका ये मकसद रहेगा कि मुझे सिर्फ पास होना है। तो यहाँ पे क्या है, छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पलीफाइज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इनमें से कौन सा जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। मोटिवेशन ड्राइवन बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, मोटिवेशन ड्राइवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, motivation driven by the competition with others, motivation driven by gaining the appreciation of others। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, आंतरिक अभिप्रेरणा। बाहरी पुरस्कारों से अगर अभिप्रेरित अभिप्रेरणा है तो इसका मतलब क्या है, केवल आप बाहरी चीजों से खुश हो रहे हो। एक होता है बाहरी अभिप्रेरणा और एक होता है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा होता है ना उसमें बच्चा मतलब इंटरनली मोटिवेटेड होता है, वो खुद को प्लीज करने के लिए वो कोई काम करता है, उसको दूसरों को प्लीज करना नहीं होता है। जबकि बाहरी जो मोटिवेशन होता है, एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है, उसमें आप दूसरों को खुश करने के लिए चीजें करते हैं कि आप कैसे आप दूसरों को हैप्पी रख पाए। तो ये क्या है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, जब आप दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन में है तो कहीं ना कहीं आप एक रेस में है, वो भी क्या है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, ये भी आपका क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। लेकिन अगर आप पर्सनल इंटरेस्ट के लिए और खुद के एंजॉयमेंट के लिए किसी टास्क को कर रहे हैं तो वो क्या है आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कंटिन्यूअस बोलते बोलते कुछ चीजें मुंह से गलत निकल जाती हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप प्लीज कमेंट्स में पिंग कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।